पढ़े हैं? इंफॉर्मेशन था थोड़ा मोड़ा हम लोग दे चुके थे। उसके आगे जो मेन काम होता है आरबीआई का फंक्शन आपको लिखवाए थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक यही था कि आरबीआई का क्या क्या काम होता है, ठीक है। उसमें से एक काम आपको बताया गया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, लिखे थे एक फंक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति, ठीक है। तो आरबीआई के अंदर आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसको लिख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। इसको मतलब हम लोग क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। तो आरबीआई का देखिए सबसे वन ऑफ द मेन काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम आउट करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब पूरा चैप्टर जो आज रहेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही रहेगा। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई करता क्या है? आपको क्या लगता है क्या करता होगा? लास्ट क्लास में थोड़ा मोड़ा बताए भी थे आपको, महंगाई को, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, इसका मेन रोल क्या है? इन्फ्लेशन या महंगाई को, इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आम भाषा में हम लोग महंगाई बोलते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है इसको क्या करना है? कम करना या ज्यादा करना है? ठीक है ना, कम ज्यादा ऐसा नहीं करना है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोल कैसे करना है? तो एट प्रेजेंट आरबीआई का काम ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो होना चाहिए 4%, ठीक है। अगर 4% से इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, 4% मान लीजिए 8% होता है, आरबीआई का काम क्या है? उसको कम करना, कम करके कहाँ तक ले जाना? 4% तक। अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन 1% है तो इसको बढ़ा के कहाँ तक ले जाना? 4% तक ले जाना। तो बेसिकली आरबीआई को ये निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा कि इन्फ्लेशन भारत में कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए। पहले आपको बता चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो भारत एक अर्थव्यवस्था है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप चाहते हैं कि वहां पे रोजगार क्रिएट हो, वहां का विकास हो, जीडीपी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, तो वहां पे इन्फ्लेशन हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। लेकिन कब तक अच्छा होता है? जब वो कंट्रोल वे में हो, जब आपके कंट्रोल में इन्फ्लेशन होता है तभी तक वो अच्छा होता है। जैसे भारत के लिए बोला गया कि 4% है, अगर यही मान लीजिए रेगुलर 10% रहेगा तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। या इन्फ्लेशन मात्र 1% रहेगा या 0% रहेगा तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब सारा प्रभावित होगा, ठीक है। सारा ये सब चीज आपको पहले थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं, आगे भी इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसको क्यों बनाता है? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है वही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। मतलब बेसिकली अगर मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए मंथली आपको 5,000 रुपया मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? पैसा आपके पास मनी हो गया जो आपको रेगुलर मान लेने मिल रहा है। इतना आप पर मंथ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 5,000 रुपया का आप मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। डिमांड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांग, ठीक है। मतलब आपको 5,000 रुपया मिल रहा है तो 5,000 रुपया क्या कर रहे हैं? उसका कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे हैं, मतलब खर्च कर दे रहे हैं। मतलब 5,000 का आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। सपोज कीजिए कि आपको ये पैसा बढ़ा के अगले महीने से 10,000 कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अब अपना खर्च को बढ़ाएंगे, मतलब मार्केट के अंदर डिमांड क्या होगा? ज्यादा क्रिएट होगा। तो कभी भी अगर आपका पैसा आपके पास अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लेते हैं इस खर्च को कट करके 4,000 रुपया कर दिया जाए तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? उस केस में घट जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली डिमांड जब घटता और बढ़ता है तो क्या होता है वो हम लोग को देखना है। पहले एक ओवरव्यू समझा रहे हैं, बाकी हम लोग डिटेल में अच्छे से फिर पहले कैसे इरेज किससे है इसमें क्लियर हो जाएगा। ये इतना तो कैसे हटेगा इससे ना, ये वाला ना। अच्छा हमको लगा वो ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए मेरा बेसिक पहले बेस मान लीजिए 5,000, अगर मेरे पास पैसा 10,000 हो जाता है तो मेरा डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और पैसा अगर घट के 4,000 हो जाता है तो डिमांड कम हम लोग करते हैं। मतलब डिमांड बेसिकली क्या है, जो आप खरीदारी कर रहे हैं उसको मान लीजिए, ठीक है। अब डिमांड अगर ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, अब जैसे कोई भी सामान है, जैसे मार्केट में जितना भी जो सप्लाई है या जो भी वस्तु आप खरीदना चाहते हैं वो क्या हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई एक साइड से बोलेंगे। जैसे एक साइड से आप डिमांड कर रहे हैं, कभी भी डिमांड और सप्लाई क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे मार्केट में मान लेते हैं कोई फिक्स क्वांटिटी, इतना मान लीजिए एक क्वांटिटी है, इतना ही मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, अगर ज्यादा डिमांड करेंगे, जैसे मान लेते हैं सपोज कीजिए कि, या सिंपल पटना का मार्केट समझिए कि मान लीजिए पटना मार्केट है, यहाँ पे मान लीजिए डेली फ्रूट का, किसी फ्रूट का ले लेते हैं, मान लीजिए एप्पल का ये स्टॉक डेली पटना में इतना आता है, ये मान लेते हैं 1,000 केजी पटना में पर डे ऐसा होता है। सपोज कर लेते हैं कि पटना में डेली कंजम्पशन कितने का है, 1,000 केजी एप्पल का है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में जब पैसा लोगों के पास बढ़ेगा तो उस केस में क्या लोग करेंगे, अगर जो लोग मान लेते हैं डेली 1 केजी एप्पल खरीदते हैं रूटीन वे में, तो वो लोग अब क्या सोचेंगे कि मेरे पास पैसा अधिक है तो हम क्या करें, उससे ज्यादा खरीदें, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये मान लीजिए एप्पल का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे पर डे नॉर्मल डेज में कोई मतलब जो डिमांड था वो नॉर्मली कितने का चल रहा था, 1,000 केजी का चल रहा था। तो इधर से लोग डिमांड करते हैं और इधर से जो बेचने वाला है वो क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो डेली ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है, 1,000 केजी का। मतलब यहाँ पे लोग आ रहे हैं 1,000 केजी खरीद रहे हैं, उधर से 1,000 केजी आ रहा है और बिक जा रहा है, रेट मान लीजिए चल रहा है 100 रुपए पर केजी, ठीक है। ऐसा नॉर्मल डेज में ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें। इसको हम लोग सपोज कर लिए हैं कि 1,000 केजी डेली बिकता है 100 रुपए केजी के रेट से, इसी पटना के मार्केट में इतना डिमांड करते हैं, नॉर्मल डे चल रहा है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जैसे नेक्स्ट डे हो जाता है आपका सेल, जैसे आपका जो यहाँ पे है आपके पास पैसा बढ़ गया, ठीक है, 1,000 रुपया हो गया, तो आप क्या करेंगे, डिमांड आपका क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड जो नॉर्मली हर दिन का 1,000 केजी था, यहाँ पे मान लीजिए हो गया 1,200 केजी। लेकिन सप्लाई तो नहीं बढ़ा है, सप्लाई कितने का है अभी भी 1,000 का। तो इस केस में क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई वही का वही है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेलर है वो प्राइस को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस केस में, ठीक है। दूसरा केस मानते हैं ऐसा, दूसरा केस में यही मान लेते हैं कि जो डिमांड था, जैसे लोगों के पास पैसा घट गया, तो जो डिमांड जो नॉर्मली 1,000 केजी का कर रहे थे उसके जगह 800 केजी का कर रहे हैं, और यहाँ पे सप्लाई 1,000 केजी का है। तो इस केस में प्राइस क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई ठेला वाला सब्जी बेच रहा है, जब शाम में उसके पास स्टॉक क्लियर नहीं होता है तो क्या करता है, सस्ते में बेचने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे उसके पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड मार्केट में क्या हो गया है, कोई कर नहीं रहा है। उस केस में क्या करता है, वो प्राइस घटा देता है ताकि उसका सामान बिक जाए। जैसे मान लेते हैं अभी पर्व त्योहार आएगा, तो उस समय क्या होगा, फ्रूट्स का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो फ्रूट्स का डिमांड बढ़ेगा तो जो सेलर लोग है वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा, क्योंकि सप्लाई उतना ही है। अगर मान लेते हैं इनकेस सप्लाई बढ़ जाता है तो कुछ अलग चीज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में हम लोग क्या माने कि सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है। डिमांड अगर बढ़ता है और घटता है तो प्राइस बढ़ या घट सकता है। ये बात आपको क्लियर है।
कोई भी चीज का अगर लोग ज्यादा खरीदारी करने लगेंगे तो उसका डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम होगा तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम लोग लेकिन कहाँ पे थे, ये तो अलग चीज है, ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग कहाँ पे थे कि कैसे अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमको महंगाई, सपोज कीजिए कि आरबीआई यहाँ पे है। अब आरबीआई को क्या करना है, महंगाई को घटाना है या बढ़ाना है, तो क्या क्या वो कर सकता है। तो बेसिकली आरबीआई क्या कर सकता है कि इंडिया में जैसे हम तो एक इंडिविजुअल का बात किए कि एक इंडिविजुअल के पास 5,000 था, उसको 10,000 मिलने लगा, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, ये पूरा मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है पूरे इंडिया में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आरबीआई जितना भी आपको पता है कि मनी का जो भी फ्लो हो रहा है इंडिया में, ठीक है, बैंकों के थ्रू, मतलब हम लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचता है, आरबीआई सारा पैसा सर्कुलेट करता है बैंकों को, बैंकों के द्वारा पब्लिक तक पहुंचता है सारा पैसा। कोई दिक्कत इसमें। तो आरबीआई कंट्रोल करता है पूरा मनी को, मनी जितना भी भारत में फ्लो हो रहा है उन सभी को कंट्रोल करता है। तो इन केस अगर आरबीआई मनी का फ्लो को इंक्रीज भी कर सकता है और इस मनी के फ्लो को डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बहुत सारा माध्यम है करने का, उसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि लोन का रेट घटा देना है, ठीक है, या लोन का रेट बढ़ा देना, ये दो काम कर सकता है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई अगर मान लेते हैं लोन का रेट बढ़ा देता है, मतलब अभी मान लीजिए कोई हाउस लोन आपको 10% पे मिल रहा था, इसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 12%, तो इस केस में क्या होगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, कम लेंगे, तो भारत में पैसे का फ्लो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो यहाँ पे मनी ओवरऑल इंडिया में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा ना। यही इसका आरबीआई मान लीजिए उल्टा करवा दे बैंकों के माध्यम से, अभी 10% था, ये घट के 8% हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, अब ज्यादा लेंगे। तो टोटल इंडिया में जो मनी सप्लाई है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए आरबीआई क्या करता है ना, दो ही काम करता है। आरबीआई का मेन मोटिव क्या है ना कि ये मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना, वो किसी माध्यम से कर सकता है। हम लोग बस एक एग्जांपल लिए कि लोन को महंगा कर दिया या सस्ता कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि मनी सप्लाई को चाहे तो बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है किसी भी माध्यम से तो ये क्या होगा, डिमांड को इंक्रीज करेगा, और इन केस अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होता है तो इस केस में क्या होगा, डिमांड जो ये 800 हम लोग माने थे ये डिमांड को घटाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कर क्या रहा है, मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है, या तो इंक्रीज करता है नहीं तो डिक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या गया, मनी सप्लाई, हिंदी में बोलेंगे मुद्रा आपूर्ति, ठीक है। तो आरबीआई क्या किया, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज करेगा, और अगर मनी सप्लाई को घटाएगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा, और अगर डिमांड घटेगा तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये समझने में किसी को डाउट है कैसे आरबीआई ने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उससे डिमांड बढ़ेगा या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सभी में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए क्यों, ये कैसे हो गया, किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। ये एक बेसिक चीज है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मनी सप्लाई मतलब क्या, लोगों के पास पैसा, अब आरबीआई कैसे भी उसको घटाए या बढ़ाए, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का बात नहीं है ना, पूरा अर्थव्यवस्था का बात हो रहा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में आरबीआई अगर पैसा बढ़ा देगा तो उससे पैसा अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ा दिया जाए, मतलब इंडिया में अगर पैसा बढ़ा दिया जाए तो लोगों के पास अधिक पैसा होगा, अधिक पैसा होगा तो लोग अधिक खरीदारी करेंगे,
खरीदारी अधिक करेंगे तो पैसा उस सामान का दाम क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा केस में यही है कि लोगों के पास अगर पैसा कम हो जाए, जैसे कोविड के टाइम में लोगों के पास पैसा कम हुआ, तो कम है तो इससे क्या होता है, डिमांड कम क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट कम होगा तो सामान थोड़ा सस्ता बिकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये एक बेसिक, देखिए अब बेसिकली आरबीआई करता क्या है, आपको क्या बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। मेन मोटिव क्या था यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, यही था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई, यहाँ सिंपल आपको बताया जाए कि दो माध्यम है। अगर जब आरबीआई को घटाना होगा इन्फ्लेशन, तो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम कर देगा, और अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना होगा तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। कोई दिक्कत इसमें। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि आरबीआई महंगाई को घटाता या बढ़ाता कैसे है, मनी सप्लाई के द्वारा। मनी सप्लाई को वो कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, या तो उसको बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, तो सबसे पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी हेडिंग डाल दिए, हेडिंग डाल दी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका डिफिनेशन लिखिए। देखिए मौद्रिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, मौद्रिक नीति। देखिए मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के द्वारा, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाए जाने वाला नीति है, बनाए जाने वाला नीति है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, भारत में मुद्रास्फीति दर, भारत में मुद्रास्फीति दर 4%, ऐसे लिखिएगा 4%। अब उसके बाद कुछ मत लिखिएगा, ठीक है, 4%। अब देखिए हम लोग आपको यहाँ पे क्या बताएं कि आरबीआई का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना और उसको कितने पे मेंटेन करना, 4% पे। अब ये पॉसिबल है कि एग्जैक्ट 4% पे मेंटेन किया जा सके, नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए आरबीआई को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको टॉलरेंस दे रहे हैं, मतलब आपको ऊपर नीचे का एक गैप दे रहे हैं, उस गैप के बीच में रहिएगा, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं होना है। तो गैप कितने का दिया गया, तो बोला गया +2% पे आप जा सकते हैं और -2% पे जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए, मतलब 2 से लेके कितने के बीच में रहना है, 6, और बेस्ट कितना है, 4%। तो ऐसे लिखिएगा, लाइन क्या लिखे हैं, मुद्रास्फीति दर 4 ±2% लिख लीजिए, +-2% होना चाहिए। ठीक है, अब अगला बात, ये मौद्रिक नीति हम लोग डिटेल में, अब यही हम लोग को आने वाले क्लास में पढ़ना, मतलब सॉरी आने वाले अभी थोड़ा देर हम लोग को पढ़ना क्या है, बेसिकली ये इसी के ऊपर हम लोग को पूरा पढ़ाई अपना अभी इस चैप्टर में करना है। मतलब क्या, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई से डिमांड क्रिएट होता है, डिमांड से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ठीक है, इसी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अब बताया जाए कि ये आरबीआई जो मौद्रिक नीति बना रहा है, ये कौन बनाएगा, मतलब इसको कौन बनाएगा, उसमें कुछ कोई तो होगा नहीं, या तो गवर्नर बनाएगा या तो डिप्टी गवर्नर बनाएगा, कोई ना कोई बनाएगा। तो ये बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है आरबीआई के अंदर, किसको अथॉरिटी दिया गया है बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा क्लर्क बैठ के बनाएगा। तो कौन बनाएगा, कौन, कौन सा समिति, हम्म
उसका नाम क्या है, और उसमें 4 डिप्टी गवर्नर नहीं होता है। ठीक है, बैठिए। देखिए ये क्या है, मतलब पहले क्या होता था, मतलब पहले के टाइम में अगर 4-5 साल पहले जाएं तो उसके पहले ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का सारा फ्रेम आउट होता था वो गवर्नर खुद डिजाइन करते थे। ठीक है, 16 के बाद ये पैटर्न चेंज हुआ और आज के डेट में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है ये बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, या हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। ठीक है, तो समिति आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे फर्स्ट क्लास में, समिति कमिटी ये सब वर्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, मौद्रिक नीति भारत में, मौद्रिक नीति भारत में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौद्रिक नीति ऐसा करके लिखिए, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनाया जाता है। अब समिति है मतलब इसमें कुछ लोग होंगे, तो कितने लोग होते हैं, इसमें कुल सदस्य कितने होंगे। अब थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए मौद्रिक नीति समिति, हेडिंग बनाइए, मतलब सब टॉपिक मौद्रिक नीति समिति। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मौद्रिक नीति समिति में पहला पॉइंट लिखिए, कुल सदस्य 6। अब 6 कैसे कैसे हैं, तो इस मौद्रिक नीति समिति के अंदर 6 लोग हैं, 6 लोग के अंदर डिवीजन है 3 और 3 का। ठीक है, 3 जो आएंगे ये आरबीआई से आएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, 6 ऐसे लिखे हैं, इसमें लिख लीजिए 3 आरबीआई प्लस 3 भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 सदस्य आएंगे आरबीआई से और 3 एक्सटर्नल रहेंगे बाहर से। अगले क्लास में आपको ये पता करके आना है कि ये 3 सदस्य कौन कौन है। ठीक है, अब ये सदस्य कैसे कैसे मतलब चुना जाएगा सरकार के द्वारा, तो सरकार आज के डेट में, अभी के डेट में जो पैटर्न चल रहा है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। तो जनरली अभी देखा जा रहा है कि कोई भी जो अच्छा बिजनेस स्कूल है या आईआईएम है, वहाँ के जो अच्छे प्रोफेसर हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अगले क्लास में ये पता करके आना है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एट प्रेजेंट 3 सदस्य कौन कौन है जिनको अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मीटिंग में बैठते हैं। ठीक है, अब ये 3 आरबीआई में एक है कौन, गवर्नर। ठीक है, और वही उसका अध्यक्ष भी है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखिएगा, इस समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इस समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। तो सदस्य मतलब ये 6 ही में से एक है, 7वां नहीं है गवर्नर। ठीक है, 6 ही में से एक है। फिर अगले पॉइंट में लिखिएगा, मौद्रिक नीति समिति का बैठक हर 2 महीने पे होता है। अगले पॉइंट में लिखिएगा, सभी सदस्यों के पास, सभी सदस्यों के पास बराबर वोटिंग अधिकार होता है। या इक्वल को अच्छा हिंदी वर्ड बताइए कोई। हाँ हाँ, सम लिख लीजिए भाई, समान वोटिंग अधिकार होता है।
हाँ, तो अपने मन से वर्ड चेंज कर लीजिए। मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि गवर्नर है तो उसका वोटिंग पावर ज्यादा है और बाकी जो बाहर से आए हुए हैं उसका वोटिंग पावर कम है। सबका वोटिंग पावर क्या है, इक्वल है। तो सपोज कीजिए कि आरबीआई का बैठक हुआ, ठीक है, यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 में से 3 आरबीआई वाले हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे कोई भी वोटिंग हुआ और वोटिंग में क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक एक पक्ष इसमें है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए और दूसरा पक्ष है मनी सप्लाई को घटाना चाहिए। उसके बाद वोटिंग हुआ, वोटिंग में बराबर बराबर वोट पड़ गया, 3:3 का वोट पड़ गया। ठीक है, 3 लोग पक्ष में है बढ़ाने के और 3 लोग पक्ष में है घटाने के, तो अब क्या होगा। तो इस केस में क्या देखा जाएगा कि जिसपे आरबीआई का गवर्नर का वोट है उसी को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वोटिंग के केस में अगर बराबर होता है तो आरबीआई का गवर्नर जिस पे वोट डाला होगा उसी को लागू किया जाएगा। तो लिखिए अगले पॉइंट में, अगर मतदान में बराबरी होता है तो आर तो आरबीआई के गवर्नर के वोट, आरबीआई के गवर्नर क्या होगा, ये अच्छा वर्ड बताइए, मतलब उसके वोट को लागू किया जाए तो कैसे लिखेंगे। गवर्नर का मत, हाँ तो लिख लीजिए भाई, गवर्नर का मत निर्णायक होता है। ये क्या हो गया। तो शुरू से बोले कि हिंदी मीडियम बैच है, आज से। ठीक है, आप लिखवा देंगे, जो छूट गया सो उसको छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में लिखवा देंगे या बाहर मिलेगा लिखवा देंगे। हिंदी में लिखिए, मौद्रिक नीति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो हिंदी में लिखते हैं वो इंग्लिश वर्ड वाला जो जो हम लिखते हैं बोर्ड वो सभी लिखा कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो मौद्रिक नीति जो भी बनाया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव, और दूसरे को क्वालिटेटिव। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं मात्रात्मक, उसको बोलते हैं गुणात्मक। तो लिख लीजिए हिंदी में, मात्रात्मक और उसको गुणात्मक।
मेन हमारा ये क्वांटिटी वाला ही है। रिजर्व रेशियो हिंदी में लिखेंगे आरक्षित अनुपात। पहले लिखिए ना, उसके बाद बताएंगे सर। मार्जिन रिक्वायरमेंट और स्टार्टिंग में हम लोग जब पहले लिख लीजिए। अभी लिख लीजिए, हम बता रहे हैं क्या है। SUASIOM। लिख लिए। अब आपको बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे, यहाँ पे देखिए कि आरबीआई क्या करता है, ये मनी सप्लाई को बढ़ाता है या तो घटाता है। अब ये कैसे बढ़ाता घटाता है, मतलब आरबीआई अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है तो कैसे घटा बढ़ा सकता है, तो ये सब उसका माध्यम है। तो यहाँ पे जितना भी चीज लिखा गया है, ये जितना भी चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसके माध्यम से आरबीआई करेगा क्या, तो उसी मनी सप्लाई को घटाएगा या बढ़ाएगा।
तो इन सभी का टूल, जितना भी टूल्स यहाँ पे लिखे हैं, सबका काम क्या है? सबका काम एक ही है, मनी सप्लाई, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति को अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। जस्ट इसका उल्टा, ये अलग से आप कहीं बॉक्स बना के लिख लीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। ये जितना भी टूल्स लिखा गया है, एक एक करके सारा के दो, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे और सबको बताएंगे कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आपको बताए थे कि मुद्रा का रेट को कंट्रोल करता है, तो कैसे कंट्रोल करता है उसका ओवरव्यू बस पढ़िएगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है नहीं है। तो हर चीज का इसमें दिया हुआ है, मतलब आपका आरबीआई के साइट पे जाएंगे तो हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम जो है आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। हम लोग आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक पे जो था रिजर्व रेशियो। तो हम लोग इसी का बात कर रहे थे, रिजर्व रेशियो का बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिजर्व रेशियो का, हम लोग रिजर्व रेशियो में दो पार्ट लिखे थे, एक क्या था, सीआरआर, और दूसरा एसएलआर। अब कैसे ओपन होगा ये ये फिर से वही ओपन होगा। तो सीआरआर कितना दिखा रहा है अभी, 4%, और एसएलआर 18%। तो ये डेटा हमेशा आपको अपडेट रखना है कि एट प्रेजेंट कितना चल रहा है सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, उसी प्रकार से पॉलिसी रेट भी आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डेटा कैसे लेना है, अभी हम लोग किसका पढ़ाई कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, सीआरआर और एसएलआर का। बस इतना हमको पता चल गया कि एट प्रेजेंट सीआरआर और एसएलआर कितना है, 4% और 18%। यही जो परसेंटेज है 4 या 18, इसी को क्या करता है आरबीआई, चेंज करता है, या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, जैसे आपको ये बताया गया कि ये जो है क्वांटिटिव है। क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, बुक पढ़े हैं। क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटिव किससे रिलेट करता है, नंबर से। ठीक है, मान लो जहां पे नंबर को चेंज करके कोई इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटिव मतलब यहाँ पे कुछ नंबर का गेम है, मतलब नंबर का गेम क्या बताया गया कि ऐसे एट प्रेजेंट सीआरआर कितना है, 4%, एसएलआर कितना है, 18%। ठीक है, मतलब ये जितना भी टूल होगा ये क्या होगा, रिलेटेड टू सम नंबर होगा, उसी को आरबीआई बढ़ाता है या घटाता है और उसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे ये बोला गया कि आरबीआई या तो इसको चेंज करेगा, अगर मान लेते हैं इसको बढ़ा के या तो 5% कर सकता है, मतलब इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, या तो 3% किया या 5% किया। तो ये 5% से कुछ एक चीज होगा या 3% को एक चीज होगा, मतलब बढ़ाएगा तो कोई एक चीज होगा, घटाएगा तो कोई एक चीज होगा। ये हम लोग को समझना है कैसे बढ़ता है और किससे क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग अपना टॉपिक में है, पहला टॉपिक है आरक्षित अनुपात, जिसके अंदर सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, सीआरआर। तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होगा, कैश बस। अब सीआरआर मतलब इसके अंदर दो टूल है। ठीक है, एक सीआरआर और दूसरा एसएलआर। तो आपका टॉपिक के अंदर, उसके अंदर एक और टॉपिक बनाइए और वहां पे लिखिए कैश रिजर्व रेशियो, ये टॉपिक बनाइए। हिंदी में लिखिएगा नगद आरक्षित अनुपात। ऐसे या लिख लीजिए, इसके अंदर दो, इसका ऐसे लिखिए, इसके अंदर इसके दो प्रकार हैं। अगर स्टेटमेंट में लिखना तो इसके दो प्रकार हैं, एक सीआरआर और दूसरा एसएलआर। और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक, अब मेन इसी को डिस्कस करेंगे
CRR या कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। कोई दिक्कत? कितने लोग हैं जो इसमें से दूसरे बैच वाले हैं जो पहले इसके क्लास नहीं किए हैं? ठीक। तो आपको पहले वाले क्लास में हम एक टर्म बताए थे, टर्म क्या है? एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब क्या बताए थे? एनडीटीएल तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे ना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब आम भाषा में एनडीटीएल का मतलब क्या हुआ? आपको ये हम टर्म बहुत अच्छे से बोले थे, इसको याद रखिएगा कि बैंक का दो टर्म होता है, एक साइड होता है, जो लोग देखिए, जो लोग पहले नहीं पढ़े बता दें, कोई भी बैंक है, बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट होता है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है, जितना भी पैसा डिपॉजिट और बैंक दूसरे साइड क्या देता है? लोन देता है। तो जितना भी पैसा डिपॉजिट में आया उसको क्या बोलते हैं? एनडीटीएल। क्यों ऐसा नाम है सब कुछ समझा चुके हैं पहले, ठीक है, ऐसा नाम क्यों है, फुल फॉर्म कैसे बना, सब कुछ बता चुके हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो सिंपल, जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए, बैंक के अंदर जितना भी पैसा डिपॉजिट में होता है उन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? एनडीटीएल। और जो भी पैसा लोन का होता है उसको क्या बोलते हैं? एसेट। तो बैंकिंग टर्म के अंदर जब भी हम लोग एसेट का वर्ड हम लोग यूज किए, एसेट, इसका मतलब क्या रिलेट कर रहा है? लोन। और जहां पे भी वर्ड यूज कर रहे हैं एनडीटीएल, मतलब वो डिपॉजिट का बात कर रहा है, टोटल डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सारा कुछ का। ठीक है। और फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब जैसे सीआरआर है, सीआरआर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म क्या हो गया? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है। यहाँ पे क्या आरबीआई का डायरेक्शन है? आरबीआई क्या बोल, मतलब ये क्यों है, क्या है, इस पर ये समझिए। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, ये एसबीआई बैंक है, इसको डिपॉजिट में, या बोल सकते हैं एनडीटीएल, उसका डिपॉजिट में मान लीजिए उसको 100 करोड़ रुपया मिला पब्लिक से। जैसे हम नगद, ये सॉरी, हम चालू खाता खोले, कोई बचत खाता खोला, ऐसा रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब कुछ मिला के बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने का है? 100 करोड़ का है। अब ये 100 करोड़ का बैंक क्या करेगा? बैंक का काम क्या है? अगर इसको पैसा कमाना है, अगर इस बैंक को पैसा कमाना है, अपने स्टाफ को सैलरी देना है, रेंट देना है, तो क्या करना होगा? कमाना होगा। नहीं और कमाएगा, कमाना भी है, और वापस यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी डिपॉजिट किया उसको मान लीजिए 3 से 4% इंटरेस्ट भी वापस देना है अप्रोक्स। तो बैंक क्या करता है? इसी पैसे को ऊंचा रेट पे लोन में दे देता है। ठीक है। तो बैंक अगर ये 100 का 100 करोड़ रुपया मान लेते हैं लोन में पास ऑन कर दिया, मतलब जितना पैसा उसको बैंक को मिला, मतलब जितना पैसा बैंक को मिला उतना पैसा वापस उसको लोन में अगर बैंक किसी को दे देता है, तो इस केस में क्या होता है? बैंक फेलियर हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कल को अगर अचानक से किसी को पैसे का जरूरत पड़े और बैंक के पास पैसा नहीं हो, या कोई भी विपत्ति का परिस्थिति आ जाता है, उस केस में बैंक क्रैश कर जाएगा। तो आरबीआई का ये बोलना है कि आपको जितना भी पैसा मिलता है डिपॉजिट में, डिपॉजिट का मतलब क्या? एनडीटीएल, उसका कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना है। रिजर्व रखना है मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको रखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहला आरबीआई का ये बोलना है कि आपको पैसा जो है सीआरआर के अंदर कितना परसेंट दिखा रहा है वेबसाइट में? 4, मतलब 4%। किसका 4%? ऑफ एनडीटीएल। मतलब क्या कि जितना भी बैंक का एनडीटीएल या डिपॉजिट है उसका 4% सीआरआर के रूप में आपको अलग रख देना है, सबसे पहला बात। ठीक है। अब अलग किस रूप में रखना है? तो ये कैश के रूप में रखना है। ठीक है।
नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, नगद नाम है, मतलब कैश के रूप में। मतलब मान लेते हैं आप, सपोज कीजिए आपको खर्च, आपको मान लीजिए महीने का 5,000 रुपया मिला, ठीक है, और आप प्लान आउट करते हैं कि हम अपना 5,000 रुपया में 1,000 हमेशा अपना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने पास रखेंगे, और बाकी जो 4,000 है उसी को हम रोटेट करेंगे। ठीक है, कुछ भी अगर विपत्ति का सिचुएशन आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये 1,000 रुपया को यूज करेंगे। और 1,000 रुपया किस रूप में रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ सामान खरीद के 1,000 रुपया का रखेंगे, उसको क्या करेंगे, हमेशा कैश के रूप में रखेंगे, या कहीं डिपॉजिट बैंक में भी डिपॉजिट करेंगे, उसको अपने पास कैश इमरजेंसी के लिए रखेंगे। तो ऐसा मान लीजिए आप अपने प्लान बनाते हैं कि कभी भी मेरे साथ अगर विपत्ति का परिस्थिति आएगा तो एटलीस्ट मेरे पास घर पहुंचने तक का पैसा होना चाहिए। तो उस केस में मान लीजिए आपने अपना 1,000 रुपया अलग से रखा और बाकी 4,000 रुपया आप खर्च कर रहे हैं। उसी प्रकार से बैंकों को बोला गया कि आप आपका जितना भी पैसा आता है उसका 4% आपको एनडीटीएल का टोटल डिपॉजिट का आपको अलग छाट के रखना है, और उसको कभी खर्च नहीं करना है, मतलब वो हमेशा रिजर्व में ही रहेगा। ठीक है, और किस रूप में उसको रखना है, कैश के रूप में रखना है। अब ये कहाँ पे रखना है, अब बैंक तो खुद ही बैंक को कहाँ रखेगा, मान लीजिए बैंक के पास, ठीक है, तो अगला अगला है ये आरबीआई के पास रखा जाता है। हम लिखवा रहे हैं एक एक करके, अभी रुक जाइए। ठीक है, तो आरबीआई ये बोलता है बैंकों को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का हम डिस्कस कर रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि आरबीआई निर्देश दे रहा है, किसको निर्देश दे रहा है, बैंक को, कि 4% एनडीटीएल का आपको रखना है, कैश के रूप में रखना है, और कहाँ रखना है, विथ आरबीआई। मतलब आप अपना पैसा जो भी आपको डिपॉजिट में हो रहा है उसका 4% आप आरबीआई को देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये रहेगा आरबीआई के पास, और इसके बदले में आरबीआई क्या देगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ देगा इस पे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, आरबीआई इसके बदले में आपको कोई भी इंटरेस्ट देने वाला नहीं है। ठीक है, और आरबीआई को ये करने का, ये कानून लाने का मतलब, अगर आपको ये बताए थे, कोई भी किसी को भी अगर कोई भी काम करना है, वो सीबीआई हो, एसबीआई हो या आरबीआई हो, सबको पावर चाहिए। ठीक है, पावर कहाँ से मिलता है, 3 जगह से मिलता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा दूसरा कानून से, मतलब एक्ट जो पास होता है उससे, और तीसरा गवर्नमेंट के आदेश पे। ये तीन में से सबसे स्ट्रांग कौन सा है, संविधान से जिसको पावर मिलता है। उसके नीचे कौन सा आता है, कानून से जिसको पावर मिलता है, और तीसरा जो सरकार के आदेश पे हुआ। तो यहाँ पे आरबीआई को पावर कौन देता है ये करने का, ये मतलब अगर बैंक रिफ्यूज कर दे कि हम नहीं देंगे पैसा, तो आरबीआई क्या, कैसे इसको पावर मिलेगा, कोई ना कोई इसको अधिकार दिया होगा ना, या तो संविधान से या तो कानून से। तो कहाँ से इसको पावर मिला है, कानून से। किस कानून से, तो ये पावर मिला है आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक है, मतलब इस कानून के द्वारा आरबीआई ये नियम लगा सकता है, ऐसा उस कानून में लिखा गया है। आरबीआई चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट लिखिए इसका सीआरआर के बारे में। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, वर्तमान में सीआरआर 4% है। मतलब 2 महीने तक ही ये 4% होगा, 2 महीने के बाद ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ, आपको क्या बताया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक कितने दिन पे होता है, 2 महीने पे। तो हो सकता है कि 2 महीने बाद ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, उसके ऊपर वो आरबीआई का डिसीजन होगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है, 4%। तो ये आपको अपडेट रखना है हमेशा कि कितना परसेंट चल रहा है एग्जाम के समय। ठीक है, ठीक है, एट प्रेजेंट लिखिए इंग्लिश में, एट प्रेजेंट सीआरआर इज 4% ऑफ एनडीटीएल। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 4% कैश के रूप में, 4%, या ऐसे 4% मत, ये तो चेंज हो जाएगा। लिखिए, कैश के रूप में यह पैसा, कैश नगद के रूप में यह पैसा आरबीआई के पास जमा किया जाता है, जिस पर जिस पर आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता, जिस पर आरबीआई कोई भी ब्याज बैंकों को नहीं देता है। देखिए, मनी ऑफ सीआरआर इज केप्ट विथ आरबीआई
money of CRR is kept with RBI on which RBI does not pay any interest to banks. On which RBI does not pay any interest to banks. ठीक है, और ये कानून, किस कानून से ये पावर मिलता है आरबीआई को? तो लिखिए, सीआरआर का अधिकार आरबीआई को, सीआरआर का अधिकार आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मिलता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मिलता है। इंग्लिश में लिखिए, आरबीआई गेट्स पावर फॉर सीआरआर फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई गेट्स पावर फॉर सीआरआर फ्रॉम आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये हो गया सीआरआर का बात। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सब फैक्चुअल बात है, ये सब हर बुक में आपको मिल जाएगा, कहीं पढ़ेगा मिल जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता, ये सब छोटा मोटा चीज है। अब मेन बात ये आया कि हम लोग ये मॉनेटरी पॉलिसी जो पढ़ रहे थे, किस लिए पढ़ रहे थे? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या था? तो मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो ये बताए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन कितना पे रखना? 2 से लेके 6% के बीच में। अब सीआरआर के द्वारा ही इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, ये हम लोग को समझना है। तो अब यहाँ पे एट प्रेजेंट सीआरआर का परसेंटेज कितना है? 4%। मतलब क्या कि यहाँ पे जो बैंक को टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ का मिला, अब इसका क्या करना है? 4 करोड़ रुपया ये किसको ट्रांसफर कर देगा? आरबीआई को। बदले में आरबीआई कुछ देगा बैंक को? कुछ नहीं देगा। अब ये 4% के द्वारा कैसे हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, सोच के बताइए। अब आरबीआई, ये तो इतना तो तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये समझना है हमको कि सीआरआर के द्वारा कैसे महंगाई कंट्रोल होगा। हाँ, ठीक है, हाँ, सिंपल यही है कि 2 काम कर सकता है आरबीआई, या तो इसको इंक्रीज कर सकता है, नहीं तो डिक्रीज कर सकता है। तो मान लीजिए इसको या तो इंक्रीज करके 5% कर दे, या घटा के 3% कर दे। ये पॉइंट में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 में चेंज होता है, जैसे 4.5 4.25 ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 5% कर दे या 3% कर दे, तो दोनों केस एक एक बार समझते हैं। जैसे यहाँ पे अब सिंपल ये समझते हैं कि और कुछ नहीं है, मतलब और भी बहुत सारा रूल होता है, मतलब सब सिर्फ ये हम लोग समझते हैं कि सिर्फ सीआरआर का रूल है और कोई रूल नहीं है, बाकी सारा पैसा लोन में बांट सकता है। तो एट प्रेजेंट लोन, अगर यहाँ पे 100 करोड़ का ये टोटल एनडीटीएल है, तो ये 100 करोड़ में से 3% चला गया आरबीआई के पास, लोन के लिए कितना बचा? 97 करोड़। मतलब कैसे है? जैसे लोन के लिए कितना बचा? 97 करोड़। ठीक है, अब यही हमको समझना है कि इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा और डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो इंक्रीज किए तो 5% हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना माने हैं, एट प्रेजेंट कितना है? 4% है ना। 4% है तो कितना बैंक के पास बचा? 96 करोड़ बचा। ठीक है, अब यहाँ पे या तो इंक्रीज कर दिया, सपोज पहला कंडीशन लेते हैं, इंक्रीज कर दिया गया, तो इंक्रीज कर दिया गया तो अब लोन कितना दे सकता है बैंक? ये 96 घटे कितना हो जाएगा? 95। मतलब मार्केट में जो पहले 96 करोड़ का लोन था वो घट के कितना हो गया? 95 करोड़ का। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई घटेगा या बढ़ेगा? तो यहाँ पे जब हम लोग सीआरआर को इंक्रीज किए तो बैंकों के पास पैसा, क्या बैंक का पैसा किस वजह चला गया? आरबीआई के पास। और मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो गया? घट गया। तो मनी सप्लाई घटता है तो क्या होता है? डिमांड घटता है, और डिमांड घटता है तो इन्फ्लेशन घटेगा। तो यहाँ पे सिंपल यही हुआ
कि जब हम सीआरआर को इंक्रीज किए तो इंक्रीज करने के साथ क्या हुआ, बैंक के पास, बैंक का जो क्षमता था लोन देने का, बैंक का लोन कैपेसिटी था, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, घट गया। या सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि मार्केट में या पूरे भारत में पैसा क्या हो गया, कम हो गया। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, घटेगा। मनी सप्लाई घटेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, और डिमांड घटेगा तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? जस्ट इसका उल्टा होगा कि सीआरआर को अगर घटा दिया जाए तो बैंक के पास जो कैश है या जो पैसा है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस टाइप से एक टेबल बना लीजिएगा, मेन यही एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप से एक टेबल बनाइएगा, ऐसे